आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में, जो होगा डेमोक्रेसी की तरफ। वर्ल्ड में सबसे पहली बार किसने, कब और कैसे लिया था फर्स्ट स्टेप, और कहाँ लिया गया था ये फर्स्ट स्टेप। तो आई सुयांशु, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। एंड अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो, हिस्ट्री या कोई भी एजुकेशन पर्पस के बारे में या फैक्ट्स जानना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको तुरंत आने वाली वीडियो तुरंत ही मिल जाए। एंड लाइक करो, एंड सबसे अच्छा आपको जो भी लगे वो कमेंट जरूर करके जाना। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेमोक्रेसी के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा था वो फ्रांस में लिया गया था। वो था लेट 18th सेंचुरी, मतलब 1700 के एंड के टाइम में, 1789 का टाइम था जब लुई 16 फ्रांस का राजा था। अब वो जैसा कि डेमोक्रेसी का टाइम था, डेमोक्रेसी आने वाला था, तो वो आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ जिसकी वजह से डेमोक्रेसी का आइडिया बढ़कर आया। बहुत सारे उस टाइम नया नया प्रिंट प्रेस आपका इन्वेंशन हुआ था और बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उससे बहुत ज़्यादा आइडिया फैला पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे सबसे पहला किसने और क्यों हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, किसने लिखा? वैसे बहुत सारे राइटर मिले, जॉन जैक्यू, मॉन्टेस्क्यू, तो ऐसे बहुत सारे राइटर आए जिन्होंने लिखा डेमोक्रेसी के बारे में और लोगों ने फॉलो किया। और ये फॉलो करने का रीज़न था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? लुई 16 राजा था, और वो ऐसा राजा था ना जो किसी के अंडर में नहीं था। कुछ राजा होते हैं कि हाँ वो अपने मंत्रियों की बात मानते हैं, मगर वो ऐसा राजा था जो कोई उसका पावर को चेक नहीं किया जा सकता था, कोई उसको पावर को चेक नहीं करता था। तो रीज़न जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे था वो आपका हो सकता है इकोनॉमिक है। तो रीज़न मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम सोशल रीज़न के बारे में जाएंगे। सोशल रीज़न में फ्रेंच में 3 सब पार्ट्स, कैटेगरीज थे। सबसे ऊपर था क्लर्जी, दूसरा नोबैलिटी, और थर्ड पे आता था थर्ड स्टेट। क्लर्जी वो लोग जो चर्च में काम करते थे, फादर या चर्च में कुछ भी करते थे, वो क्लर्जी के डिपार्टमेंट में आते थे। नोबैलिटी वो था जो आपका एरिस्टोक्रेट, मतलब आपका राजा या राजा का फैमिली का मेंबर या मंत्री या उसके फैमिली के मेंबर, वो सब नोबैलिटी। और बाकी जितने बचे वो थर्ड स्टेट का पार्टी थे। तो 3 स्टेट में डिवाइड किया गया था सोशलिटी को। मगर आपकी नोबैलिटी और क्लर्जी को कभी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, कोई भी चीज़ का, स्टेट का कोई टैक्स नहीं। उल्टा क्लर्जी वाले लोग थर्ड स्टेट से टैक्स लेते थे चर्च के नाम पर 10% का। नोबैलिटी का कोई वैसा हक नहीं था, मगर नोबैलिटी अपने थर्ड स्टेट को जरूर एक्सप्लॉइट करती थी, मतलब उनका शोषण करती थी। कैसे करती थी? अब मान लो उनको थोड़ा सा कर्ज दे दी ज़रूरत पड़ने पर, अब जिंदगी भर कर्ज तो उसका पूरा होता नहीं था, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगते चला जाता था। और अपने लैंड्स पर जितनी ज़मीन थे उनके पास, क्योंकि वो नोबैलिटी तो हाई थी, तो उनके पास ज़मीन था, उस टाइम में एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन था, तो वो लोग को फ्री में अपने घर लैंड पे काम करवाते थे आदमी को, और उसकी वाइफ को अपने घर में नौकरानी बनाकर रखते थे। तो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था, इनमें थोड़ा बहुत मतलब थे, और वो सबसे ज़्यादा स्मॉल आर्टिशियंस, लैंडलेस लेबर जिनका लैंड है, ट्रेडर्स हुआ, बिग बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, पेंटर्स, आर्टिस्ट, जितने थे सब थर्ड स्टेट में आते थे। मगर इसका कंडीशन, इसकी वजह से जितना भी टैक्स होता था वो थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता था। कोई भी टैक्स पहला 2 स्टेट पे नहीं करता था। इसके वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों में गुस्सा आ गया, क्योंकि वहाँ पर जो दे सकते थे वो तो दे देते थे, मगर जो सबसे छोटे वर्ग के लोग थे, जो लैंडलेस लेबर थे या डेली वेजेस पे काम करते थे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको टैक्स पे करना होगा, भले आप भूखे मर जाएं। ऐसा सिस्टम था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है सोशली में। अब हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था फ्रांस का 1789 के टाइम में, क्योंकि लुई 16 जब बना था उससे पहले लुई 14 और 15 जो थे, उन्होंने ऐसा वॉर किया था, इतना वॉर किया था कि यहाँ तक फ्रांस 2 बिलियन लीवर्स के डेट में था, कर्ज में था। लीवर्स जैसे इंडिया में रुपीज़ होता है ना, तो वहाँ पर लीवर्स जो पैसा यूज़ किया जाता है तो उसको लीवर्स बोलते थे। 2 बिलियन लीवर्स के डेट में था, वहाँ पर उनको कर्ज हो चुका था, और ये बढ़ता जा रहा था। और यहाँ पर आपका कंडीशन देख लो कि जैसे ही लुई 16 आता है, वहाँ उल्टा वो और 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से बचने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से और पैसा खर्च होता है और पैसा लगता है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? थर्ड स्टेट से टैक्स खींचता है। अब इतना ज़्यादा कि वो तो अपने घर में आराम से रह रहा है, वहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, मगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा हालत था फ्रेंच का, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बहुत ही था, जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आगे बढ़ता है। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा जगह है जहाँ पर ठंड के टाइम में
बर्फ पड़ जाता है, बहुत बार ऐसा होता है क्रॉप फेलियर हो जाता है बर्फ की वजह से। तो उस टाइम में, ठंड की टाइम थी, उस टाइम में आपका क्रॉप फेलियर हो जाता है और वहाँ पर बेसिक, जैसे हम लोग यहाँ पर चावल रोटी खाते हैं, वहाँ पर ब्रेड बेसिक होता था, नीड, और उन लोग को ब्रेड नहीं मिलता और ब्रेड कम होने की वजह से दाम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से नॉर्मल लोग नहीं खरीद पाते हैं। एक माँ अपने बच्चे की, अपने फैमिली की पेट नहीं भर पाती है, जिसके वजह से इन लोग जाती है, सारी बेकरी में हमला कर देती है, वहाँ से लूट कर लेकर आती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, रेवोल्यूशन में पार्ट करती है। उसके बाद वुमेन का भी बहुत रेवोल्यूशन में पार्ट रहता है और फिर वो लीड करता है नेशनल असेंबली का। अब एक बार होता है कि भाई फिर से अब बहुत ज़्यादा डेप्थ हो चुका है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो जो एक मीटिंग बुलाई जाती है थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की, जहाँ पर 600 मेंबर थर्ड स्टेट के, फर्स्ट और सेकंड के 300 मेंबर, मगर कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट स्टेट 300 मेंबर के सिर्फ एक वोट, सेकंड स्टेट के 301 और थर्ड स्टेट के 600 के सिर्फ एक वोट। अब कभी भी अगर मान लो किंग बोलता है कि भाई यहाँ पर सब पे टैक्स लागू करना चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक एक दे देंगे, तो मेजोरिटी बोल देंगे कि हम लोग पर नहीं होनी चाहिए। थर्ड स्टेट एक दे के भी कुछ नहीं कर पाता था, तो उस बार थर्ड स्टेट ने अपील किया कि हर एक इंसान के एक वोट होना चाहिए। तो लुई 16 डर गया, बाकी सब डर गए, तो इस वजह से उन पे बोल दिया गया कि तुम लोग निकल जाओ, तुम लोग को जरूरत नहीं है। उन लोगों को निकाल दिया गया। वो लोग उस गुस्सा में नेशनल असेंबली को फॉर्म करने का कसम खाते हैं। 2 साल में वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करते हैं और लुई 16 का पावर को छीन लिया जाता है। मतलब लुई 16 का पावर को छीना नहीं जाता, आप एग्जैक्टली बोलो तो उनको पावर में रहना है, लेकिन अब नेशनल असेंबली उसके पावर को चेक करेगी, वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। अब पास करने के लिए एक, जैसे अभी यहाँ के पार्लियामेंट है, वहां पर पास करने के लिए नेशनल असेंबली था कि हाँ वो सही कर रहा है तो पास करेगी, अगर नहीं तो वो नहीं कर सकता। हर जगह में उसको अपना पावर नहीं चला सकता, अपना मर्जी नहीं कर सकता है। जो नेशनल असेंबली आपको लुई 16 का पावर को कम कर देती है, जो छटपटा जाता है लुई 16 राज किया है, अब वो जितने कॉलोनीज को हेल्प किया है, जितने वॉर में, वो लोग के पास जाने की कोशिश करता है, मगर नेशनल असेंबली उसको पकड़ लेती है बॉर्डर पर और उसको वहां पर बंद कर दिया जाता है। तब भी नेशनल असेंबली ऐसा कुछ नहीं करता है कि उसको पावर से हटा दिया जाए। मैरी एंटोनेट उसकी वाइफ थी, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, वो ऑस्ट्रिया से हेल्प लेने की कोशिश करता है, मगर उसको हेल्प नहीं मिल पाता है। लेकिन अब फ्रेंच रिवोल्यूशन बढ़ता ही चला जाता है और जिसकी वजह से नेशनल असेंबली फॉर्म होती है, मगर यहाँ पर वहाँ पर भी नॉवेल्टी और क्लर्जी अपना हक जमाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नेशनल असेंबली में उथल पुथल होता है। थर्ड स्टेट को पावर नहीं मिलता है उतना, जिसकी वजह से फिर से वहाँ पर आपका जैकोबिन क्लब एक फॉर्म किया जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे क्लब फॉर्म होते हैं, मगर जैकोबिन फेमस होता है क्योंकि वो सबसे छोटे लैंडलेस लेबर या उन लोगों के पीजेंट्स के लिए होता है। वहाँ पर जो हेड होता है वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर होता है, जो आगे जाके डेमोक्रेसी के अपने कायदे और कानून लागू करता है कि यहाँ डेमोक्रेसी है, और जो भी उसके खिलाफ होता था सीधा उसका गर्दन काट दिया जाता था गुलोटाइन से। जो गुलोटाइन मतलब आपका मुंह पर ब्लेड है, यहाँ पर मुंडी घुसाया और सीधा काट दिया, एक बार में काम खत्म, न छटपटाना है कुछ, एकदम सीधा एंड। तो गुलोटाइन का यूज किया जाता था, जहां पर कोर्ट में लेके जाया जाता है। ट्रायल में अगर वो गिल्टी फाउंड हो गया, अगर वो दोषी है, तो उसको सीधा पब्लिक के बीच में काट दिया जाता था। और इसके हेल्प से इसके अंडर रॉबिस्फियर, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर जो थे, उन्होंने बहुत लोगों को काटा, बहुत लोगों को, यहाँ तक कि लुई 16, मैरी एंटोनेट, सबको जो कर देते हैं। यहाँ तक कि बहुत बार ऐसा हुआ कि उनके पार्टी के लोग जो उनके खिलाफ जाते थे उसको काट दिया जाता था। अब इसी चक्कर में लोग परेशान हो गए, तो वो भी एक तरह से डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा था। तो अब क्या हुआ, उनके पार्टी के लोग ही उसके खिलाफ हो गए, और उनके पार्टी के लोग उसके खिलाफ हुए, उन्होंने उस पर ही ट्रायल करवाया और उसी को फिर आखिर में मार दिया जाता है। फिर जैसे ही वो हटता है तो फिर बहुत ज़्यादा रीजन ऑफ टेरर का फॉर्म होता है। एक साल ऐसा जहाँ पर लोगों का एकदम बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाता है फ्रांस, अब कोई डेमोक्रेसी नहीं है। फिर से लुई 16 पावर में आने की कोशिश करता है, और वहाँ पर जो बड़े बड़े आदमी लोग थे वो फिर से एक फॉर्म कर लेते हैं असेंबली, और जिसको जो अभी चला रहा होता है एक लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आपका चेक करेगा पावर और हर बिल को पास करेगा। मगर ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली चलता नहीं है, 2 साल में वो भी खत्म हो जाता है, 1 से 2 साल के अंदर में। वहाँ पर फिर नेपोलियन बोनापार्ट, जो मिलिट्री का हेड होता है, वो पावर में आता है और डिक्टेटर बन जाता है। मगर उसका आना एक पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि वो भले ही डिक्टेटर होता है, मगर वो लोगों के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आता है डेमोक्रेसी की तरफ। पूरे कंट्री में एक वेट एंड मेजर्स, मतलब सेम नोट, सेम क्वांटिटी का यूज़ किया जाएगा। इंसान को फ्रीडम मिलता है, स्पीच मिलता है, यहाँ तक कि वुमेन्स के कंडीशन को सुधारा जाता है। वुमेन्स के कंडीशन को आपका ये स्कूल बनाया जाता है उनके लिए, उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑफर किया जाता है, वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं जो उनको अभी तक नहीं मिला था। यहाँ तक कि नेशनल असेंबली भी उन लोगों को वोट करने का मौका दिया था जो 3 दिन एक वेज, मतलब एक लेबर को जो वेज मिलता है उसका 3 दिन का जो वेज इतना टैक्स पे करता है, वो लोग वोट कर सकता है 25 साल से ऊपर का। अगर उससे कम है
और उतना टैक्स नहीं देता है, तो वो लोग एक्टिव सिटीजन नहीं है, वो लोग पैसिव सिटीजन है। उसमें वुमेन भी आती थी, उन लोगों को भी अपना वोट का राइट नहीं मिला था, जो उसको नेपोलियन बोनापार्ट देते हैं। तो इसकी वजह से एक डिक्टेटर होते हुए भी वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते हैं, मगर वाटरलू की लड़ाई में वो हार जाते हैं। मगर बोनापार्ट का बहुत ही बड़ा साइन फ्रेंच पर हमेशा रहता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लीगेसी यही थी कि वो हमको लिबरेशन, फ्रीडम, ये सब का अलग अलग सोच देता है, जो इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा राजा राम मोहन रॉय, टीपू सुल्तान जब राजा थे उस टाइम में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। राजा राम मोहन रॉय की तरफ से फिर से इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग रिवॉल्यूशन होते हैं, स्टार्ट होते हैं, वहाँ से शुरू होते हैं। और वो कि यूरोपियन कंट्री फ्रांस, वहाँ पर बहुत राजा डर भी जाते हैं, इसीलिए फ्रेंच का हेल्प करते हैं, लुई 16 का करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है वो आगे उन लोगों के साथ भी होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आदमी को फ्रीडम मिल जाएगा तो उन लोग की भी कंट्री करेंगी। और यही होता है। और नेपोलियन बोनापार्ट के खत्म होते ही बहुत ज़्यादा फ्रेंच रिवॉल्यूशन फैल जाता है पूरा रशिया, यूरोप, हर जगह ही। जो आगे रिवॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो अब पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन का एक फॉरवर्ड या मैसेज बन चुका है, जहाँ पर लोग अब नए नए सोच से आ रहे हैं, अपने अपने तरीके यूज़ कर रहे हैं और अब मोनार्की को, राजा और लोग को ख़त्म करने का कोशिश कर रहे हैं और अपने फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत रिवॉल्यूशन होता है अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग कारण की वजह से। लेकिन ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जिसके बारे में हमने आज जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस वीडियो में, आप कमेंट कर लो। और आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट कर लो। लाइक कर दो ज़रूर चैनल, वीडियो को लाइक कर दो ज़रूर, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सब्सक्रिप्शन बेल आइकन ऑन कर लो ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।